नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजी दर्शित में। तो आप थंबनेल देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में 10वीं 12वीं में आंसर इस तरह लिखेंगे, मिलेंगे पूरे नंबर, टॉपर्स का सीक्रेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे भी 90% मार्क्स थे अबव 10वीं और 12वीं दोनों में। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका मेरा एक तो अच्छे से पढ़ के गया था। साथ ही साथ मैंने आंसर्स किस तरह प्रेजेंट किए ताकि मेरे को पूरे मार्क्स मिले और राइटिंग की वजह से मेरे मार्क्स नहीं कटे। जैसे एक जनरली मिथ फैलाया जाता है कि राइटिंग्स की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन कई बच्चों की ये भी शिकायत होती है कि वो अपना आंसर सही लिख के आते हैं, फिर भी लेकिन उनके दोस्त को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, उनको कम मार्क्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में भी खराबी होती है, क्योंकि एक एग्जामिनर को 30 से 40 कॉपियाँ पर डे में चेक करनी होती है। तो कई बार जो है वो, अगर आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक की है लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कई बार वो इग्नोर भी हो जाती है। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप गलत आंसर लिख के आएँ, पर लेकिन मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरह से अगर आप बोर्ड में अपने आंसर शीट प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स, यानी पूरे मार्क्स जितना आपका लिख के आए हैं उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। और साथ ही टॉपर्स का सीक्रेट भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर आपको बोर्ड संबंधित हर जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड होती है। तो चलिए अब उस तरीके को जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी राइटिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, मतलब नॉर्मल राइटिंग है, इतनी है कि किसी को समझ में आ जाए। तो मेरे को कैसे 90% मार्क्स मिले, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर्स को, आंसर शीट को रंग बिरंगा कर देते हैं, मतलब डिफ मल्टी कलर की बना देते हैं। जैसे उसमें रेड पेन का भी यूज़ कर देते हैं कई बच्चे, कई बच्चे ग्रीन पेन से अंडरलाइन कराते हैं, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। जनरली आप क्या करो कि आप दो ब्लैक और ब्लू दो पेन का यूज़ करो, ब्लैक और ब्लू पेन। और कोशिश करो कि एक पेन से लिखने की ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि बार बार चेंज करने में, जैसे हिंदी का एग्ज़ाम हो गया वो काफ़ी लेंथी होता है, तो उसमें आपका एग्ज़ाम छूटने का खतरा भी रहता है। क्योंकि वो एग्ज़ामिनर आपका लिखा हुआ मैटर देखेगा, ये नहीं देखेगा कि आपने डिफरेंट कलर से लिखा है क्या। तो आप अगर एक पेन से कंफर्टेबल हो तो एक पेन से भी लिख सकते हो। मल्टी कलर सबसे पहले, अगर मैक्सिमम आप सिर्फ दो कलर ब्लैक और ब्लू, तीसरा कलर यूज़ मत करना, वरना आप जो है वो, मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साफ बता रहा हूँ, दो कलर का यूज़ करना है आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है कि कुछ बच्चे जो है वो क्या करते हैं कि साइड में आंसर लिखाते हैं। हाँ, तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो हम्म तो कुछ बच्चे यहाँ पे साइड में जो स्पेस होती है ना, यहाँ पे आंसर लिखाते हैं, और यहाँ से आंसर वन लिख के ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अपना आंसर लिखाते हैं। तो उनकी ये मिस्टेक रह जाती है कि कई बार, जैसे ना सपोज कि एक पेज पे पांच पांच आंसर हैं, और उन्होंने ऐसे 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 करके आंसर लिखे, और कोई आंसर बीच में अगर एक लाइन का है और ऊपर भी 3 लाइन के दो आंसर हैं, और नीचे भी 3 लाइन के दो आंसर हैं, और बीच में कोई एक लाइन का एक आंसर है, कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं। तो एग्जामिनर का अगर ध्यान नहीं गया तो वो आपको पूरे, यहाँ आपको 6 मार्क्स, यहाँ 6 मार्क्स, और यहाँ पे उसको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे आपने कोई आंसर लिखा है या नहीं लिखा। तो उस केस में आपको मार्क्स जो है वो आपको उस आंसर के नहीं मिलेंगे। कई बार हो जाता है ऐसा, इतनी सारी कॉपी चेक करते हुए, क्योंकि टीचर भी एक, चेकर भी एक इंसान है। तो उस केस में आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी आंसर लिखो उस आंसर को आपको मेन सेंटर में लिखना है। आपको जैसे अगर आप आंसर वन का उत्तर लिख रहे हो तो आंसर वन लिख के यहाँ बीच में सेंटर में लिखा, और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ताकि आपका हर आंसर जो है वो एग्जामिनर को पता लगे, अच्छा भाई अब एक आंसर आ गया है। और आपको जो है वो एटलीस्ट एक लाइन जरूर छोड़नी है एक आंसर लिखने के बाद, फिर आंसर टू ऐसे लिख के फिर करना है, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि आपका आंसर कहाँ ख़त्म हो रहा है और कहाँ नया आंसर आप शुरू कर रहे हो। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है, जैसे स्टैंजा और पोएम्स आती हैं, और हिंदी में बोले तो प्रसंग व्याख्या लिखनी, कविताएं आती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर आपको जो है ना वो ऐसे हलंत लगा के, ऐसे डैश 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 करके पहले का फर्स्ट वर्ड, पहले के फर्स्ट दो वर्ड और लास्ट के वर्ड ज़रूर लिखने हैं, ताकि इसको, कई बार ऑप्शन में जो है वो पैराग्राफ्स होते हैं, वो होते हैं, तो उसमें एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने कौन सा वाला अटैम्प्ट किया है। वैसे आंसर से भी पता लग जाता है, पर लेकिन ये एक अच्छा वे होता है अपने आंसर को, स्टैंजा पोएम को प्रेजेंट करने का, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक एक और चीज़ होती है, जीवन परिचय लिखना। हिंदी के अंदर जीवन परिचय आता है लिखना, कवियों का और या फिर लेखकों का। तो उसमें ना सभी बच्चे जीवन परिचय भी लिख देंगे। ठीक है। आप उसके बाद आप साहित्यिक विशेषताएं, प्रमुख
बीच में सॉरी रचनाएँ, फिर विशेषताएँ, फिर भाषा शैली, ऐसे करके आप 4 पॉइंट जो है वो मतलब अपने लिख के आते हो। तो उसमें आपको ना एक क्या काम करना है। मेरा एक टॉपर फ्रेंड था, वो क्या करता था, मेरे को बाद में पता लगा था, वो 5 पॉइंट बना के आता था। वो क्या करता था, शुरू में ना एक संक्षिप्त परिचय के नाम से एक संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त ये आप देख सकते हैं, इस संक्षिप्त परिचय के नाम से ना एक हेडिंग बनाता था शुरू में ही। जैसे जीवन परिचय लिखने से पहले जैसे यहाँ पे लिख दी, सपोज़ ये शीट है मेरी, ठीक है, ये शीट है। यहाँ पे वो अपना जीवन परिचय से ऐसे स्टार्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय करके, मतलब संक्षिप्त परि ये अलग पेज मान लो और ये अलग पेज, तो यहाँ संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिखता था। और यहाँ पे वो स्टार्ट करता था, वहाँ यहाँ पे सिर्फ क्या लिखता था, कवि का नाम, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी शिक्षा, उसके माता-पिता का नाम, ठीक है? और उसकी शैली क्या थी, मतलब कौन-सी शैली, अवधि वगैरह किसमें लिखता था, या उसकी प्रमुख रचनाएँ, सिर्फ़ प्रमुख रचनाएँ 1-2 अच्छी, और मतलब ऐसे ही ये 5-6 लिख के उसका संक्षिप्त परिचय लिख देता था। इससे क्या होता था, इससे जो है वो एग्ज़ामिनर को जो-जो चाहिए होता है मटेरियल, कि वो सारा उसको वहीं पे मिल जाता था। वो संक्षिप्त में वो सारी चीज़ उसको वहीं पे दिखा देता था। वो उसको पूरा पढ़ता भी नहीं, मतलब पढ़ता होगा शायद, पर लेकिन उसको अगर सारा कुछ वहीं पे मिल गया मटेरियल चेकर को, तो वो आगे क्यों ही पढ़ेगा आपका। तो वो आपको पूरे मार्क्स वहीं पे देके सिर्फ देखेगा हाँ बंदे ने पूरा लिखा हुआ है, और संक्षिप्त परिचय के बेस पे ही आपके जो है नॉलेज के आधार पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जीवन परिचय में, ठीक है। और अगली जो चीज़ है वो ये है कि लेटर लेटर लिखते हो आप, पत्र पत्र आप कोशिश करो कि एक पेज पे ही आपका ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाए, एक पेज पे ही अपना सारा मटेरियल लिख दो, उस काफ़ी अच्छा रहता है वो। पत्र हो गया, रिपोर्ट होगी, नोटिस आप लिखते हो इंग्लिश ग्रामर में, तो आप जनरली कोशिश करो कि एक पेज पे एक नोटिस, एक पेज पे एक रिपोर्ट ही लिखने की कोशिश करो। अगर आपका जो है वो थोड़ा स्पेस बच रहा है तो आप नीचे से रिपोर्ट मत लिखना शुरू करो, एक फ्रेश पेज लो और फ्रेश पेज पे पूरा एक पेज पे बॉक्स बना के अपना रिपोर्ट, नोटिस जो भी लिखना है इंग्लिश में वो, और पत्र अगर हिंदी में लिखना है तो पूरे एक पेज पे ख़त्म करने की कोशिश करो। ये काफ़ी एक अच्छी जो है वो टेक्निक्स रहती हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, और जो है वो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को ये सारी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी जो है वो डाउट है बोर्ड एग्ज़ाम आंसर शीट्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को ऑफ़िशियल हरचीज़न मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगा और कर ही दूँगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है? तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।